सो हेलो एवरीवन वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्रू गॉज के बारे में। और स्क्रू गॉज के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे ऑन व्हाट प्रिंसिपल स्क्रू गेज इज बेस्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सी, हम लोग जो डेली लाइफ में नट बोल्ट यूज़ करते हैं या स्क्रू यूज़ करते हैं, उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, राइट। और ये जो पार्ट है, इलोंगेटेड पार्ट, इसमें थ्रेड्स बने होते हैं, राइट। कुछ थ्रेड्स इस तरीके से बने होते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब अगर मैं कहूँ ये और ये, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं पिच। ठीक है। इसी को पिच क्यों कहा जाता है ये भी समझें। क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन, इस नट बोल्ट में या फिर इस स्क्रू का एक कंप्लीट रोटेशन इतना डिस्टेंस आगे की तरफ, अंदर की तरफ या फिर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए हम इसको पिच कहते हैं। ठीक है। ये है पिच की डेफिनेशन जो हम स्क्रू गेज में यूज करेंगे। ठीक है। अब अगर मैं जनरली जो मार्केट में स्क्रू हमें अवेलेबल है, उसका जो पिच होता है या फिर ये जो डिस्टेंस मूव करता है, वो जनरली होता है 1 मिलीमीटर या फिर 0.5 मिलीमीटर। ठीक है। 0.5 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो पिच होता है या तो 1 मिलीमीटर या फिर 0.5 मिलीमीटर का होता है। अब जो हम स्क्रू गेज यूज करते हैं, हम स्क्रू गेज के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे, उसके बाद से हम समझेंगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो स्क्रू गेज का स्ट्रक्चर पे अगर हम जाएं, ये इंफॉर्मेशन होने के बाद अगर हम स्क्रू गेज के स्ट्रक्चर पे जाएं, तो हम स्क्रू गेज में इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। ध्यान से देखिए। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं हमारे पास एक स्टड है, स्टड का नाम ए, स्पिंडल बी है, और स्पिंडल बी जो है वो अटैच है एक स्क्रू से। ठीक है। और ये पूरा का पूरा यू फ्रेम के साथ बना हुआ है स्क्रू गेज। और साथ में मुझे यहाँ पे दो स्केल दिख रहा है, एक है मेन स्केल और दूसरा है सर्कुलर स्केल। जो मेन स्केल पे हमारी रीडिंग होती है, वो जो ग्रेजुएशंस होते हैं 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होता है, यानी 0 से 5 तक का जो, अगर मैं यहाँ पे लेंथ की बात करूँ तो 5 मिलीमीटर लेंथ होगा। यानी कि ईच ग्रेजुएशन इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर इन द मेन स्केल। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सर्कुलर स्केल में, तो सर्कुलर स्केल में जो नंबर ऑफ ग्रेजुएशंस हैं वो वैरी करते हैं। जैसे इस वाले केस में टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएशंस जो है, यहाँ पे 100 ग्रेजुएशंस हैं। ठीक है। इसमें 100 ग्रेजुएशंस हैं। जनरली 100 या फिर 50 ग्रेजुएशंस या 50 मार्किंग करी रहती है सर्कुलर स्केल के ऊपर। और इस नंबर ऑफ ग्रेजुएशन के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से हम अपना लीस्ट काउंट कम या ज्यादा कर सकते हैं किसी स्क्रू गेज का। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका हॉलो सिलेंडर है। जो हॉलो सिलेंडर है उसके ऊपर ही सर्कुलर स्केल का या सर्कुलर जो ग्रेजुएशंस हैं वो रहते हैं। इसके आगे एक रैचेट दिया हुआ है। रैचेट पार्ट की हेल्प से हम अपने पूरे के पूरे स्क्रू गेज के स्क्रू को रोटेट कराते हैं, आइदर इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दो कॉन्सेक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको पिच डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन आपको कुछ चीजें पता चली, वो ये पता चली कि मेरे पास एक मेन स्केल है। मेन स्केल में जो नंबर ऑफ ग्रेजुएशन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर है। अगर इसका 1 मिलीमीटर का लेंथ है एक ग्रेजुएशन का, इसका मतलब अगर मैं रैचेट से एक कंप्लीट रोटेशन जब कराऊंगा अपने स्क्रू गेज का, तो ये स्क्रू गेज ऑब्वियसली 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। इसका मतलब बेस लाइन पे जो स्केल बना हुआ है, मेन स्केल जो बेस लाइन बना हुआ है, उसमें भी 1 ग्रेजुएशन का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। ये बात मेरे को पता चली है। अब अगर मैं बात करूं लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट बेसिकली मतलब जो मेरा स्क्रू गेज है उसकी सबसे कम रीडिंग क्या होगी या फिर सबसे कम से कम वो मेजरमेंट क्या कर सकता है। और ये पता करने के लिए सिंपली जो हमारा सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का जो एक ग्रेजुएशन की वैल्यू है वो फाइंड करना है। मतलब ये कि जब मैं अपने रैचेट की हेल्प से सर्कुलर स्केल को रोटेट कराता हूँ,
तो एक ग्रेजुएशन का चेंज होने पे, यानी कि सर्कुलर स्केल में एक ग्रेजुएशन के चेंज होने पे, जितना भी डिस्टेंस हमारा स्क्रू आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ रोटेट किया है, डिपेंडिंग कि मैं सर्कुलर स्केल किस तरीके से घुमा रहा हूँ, वो वैल्यू होगी मेरे लीस्ट काउंट की। और लीस्ट काउंट का जो डेफिनेशन ये सॉरी फॉर्मूला कह लूं, तो फॉर्मूला ऐसे डिफाइन किया गया है कि 1 मिलीमीटर के रोटेशन मूवमेंट पे, मेरे स्क्रू के 1 मिलीमीटर के रोटेशन पे, 1 मिलीमीटर के मूवमेंट पे, यानी कि क्या मैं कह रहा हूँ, मेरा जो स्क्रू है वो 1 मिलीमीटर जब आगे की तरफ जाएगा, और 1 मिलीमीटर की आगे की तरफ कब जाएगा, जब मैं वन कंप्लीट रोटेशन करूंगा किसका, मेरे सर्कुलर स्केल का या फिर एक हमारे स्क्रू का रैचेट के हेल्प से। इसका मतलब है 1 मिलीमीटर का जब डिस्टेंस वो आगे बढ़ेगा तो एक कंप्लीट रोटेशन होगा किसका, ये सर्कुलर स्केल का। और सर्कुलर स्केल में टोटल कितने नंबर ऑफ ग्रेजुएशन है, वो है, इस केस में हमने 100 मान रखा है, तो 1/100। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 मिलीमीटर का टोटल मैंने क्या कहते हैं लेंथ मूव किया अलोंग द एक्सिस, और मेरे सर्कुलर स्केल में टोटल 100 डिवीजन थे। तो मेरा जो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। अब जो हम वर्नियर स्केल में पढ़ा करते थे, वर्नियर स्केल में, तो वर्नियर स्केल में क्या था, हमारे पास जो लीस्ट काउंट की वैल्यू थी, वर्नियर स्केल में जो हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू थी, वो होती थी 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, 0.01 मिलीमीटर। ये ज्यादा कम वैल्यू को भी मेजर कर सकता है, इसलिए इस स्क्रू गेज का यूज किया गया। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और स्ट्रक्चर मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं और चीजें देख लेता हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, स्क्रू गेज के बारे में बताया गया है कि स्क्रू गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। ऑब्वियसली स्क्रू गेज में जो मेन कंपोनेंट है वो है स्क्रू, और उसके ऊपर लगा हुआ सर्कुलर स्केल। तो ऑब्वियसली जिस प्रिंसिपल पे स्क्रू काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे स्क्रू गेज भी काम करता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे अगर मेरे स्क्रू गेज में 100 डिविजन है तो उसका जो मिनिमम या फिर लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर। अगर मेरा स्क्रू गेज में 50 डिविजन है तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो है वो भी 0.01 मिलीमीटर है, गिवन दैट कि जो दो क्या कहते हैं दो थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब एक थ्रेड एक कॉन्जिक्यूटिव सॉरी एक थ्रेड से दूसरे कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाता है 1/2 मिलीमीटर। तो इस चीज को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, दो डेटा दिया हुआ है, इस एक में बोला गया है कि एक डिवीजन या फिर एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, और यहाँ पे दूसरे वाले केस में दिया हुआ है कि दो थ्रेड के बीच का जो लेंथ है या फिर दो थ्रेड का जो लेंथ है वो बेसिकली 1 मिलीमीटर है। नेक्स्ट थर्ड में एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई स्क्रू है अगेन जिसमें दो रोटेशन से, इफ a screw moves 1 millimeter in two rotations and its circular scale has 500 divisions, तो इसमें जो हमारा पिच का वैल्यू हो जाता है वो 1/2 मिलीमीटर या फिर 0.5 मिलीमीटर हो जाता है, और लीस्ट काउंट इसी के अकॉर्डिंग 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 500, जिसकी वैल्यू 0.001 मिलीमीटर आ जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली बता रहा है किस तरीके से हम अपने स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। और अगेन अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी हमारे पास एक यू फ्रेम है जिसके अंदर, या ये जो स्टड और ये स्पिंडल दिख रहा है, इसके बीच में हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, जिसका भी मुझे डायमीटर कैलकुलेट या थिकनेस कैलकुलेट करना होता है। और रैचेट के हेल्प से हम रोटेशन करते हैं ताकि ए और बी के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर रहे हैं वो क्लैंप हो जाए, और मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी रीडिंग शो करेगा, यानी मेरे बेस लाइन पे जो मेन स्केल रीडिंग शो करेगा और सर्कुलर स्केल रीडिंग शो करेगा, इसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट रीडिंग कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे यहाँ पे एक और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज दिया हुआ है। इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो सर्कुलर स्केल था, इस सर्कुलर स्केल में 100 की बजाय 500 डिविजन्स हैं। ठीक है। अब इस बॉक्स में दे रखा है जो पार्ट है स्क्रू गेज के, जैसे रैचेट, जिसमें मैंने बताया था पहले ही, इट इज जस्ट यूज्ड टू रोटेट द स्क्रू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड।
स्लीव है, स्लीव जो टू मार्क द मेन स्केल ऑन द बेस लाइन। थिम्बल है टू मार्क सर्कुलर स्केल। मेन स्केल जो रीडिंग जो है 1 मिलीमीटर तक करेक्ट रीडिंग देता है, सर्कुलर स्केल में 0.01 मिलीमीटर तक करेक्ट रीडिंग आती है। अब अगर मैं पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट हमने बता दिया। लीस्ट काउंट बेसिकली पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, और हमने वही फॉर्मूला यूज करके 0.01 मिलीमीटर आंसर भी लाया था। अगर हम आगे बात करें कि क्या हमारे स्क्रू गेज में कोई एरर हो सकता है, तो हाँ, ये भी इसमें भी एरर हो सकता है, और इसको हम जीरो एरर कहते हैं। अगर किसी स्क्रू गेज में कोई एरर नहीं है तो विल से दैट इट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर। अब मैकेनिकल कारणों से, या फिर ये कह लें हमारे गलत तरीके से स्क्रू गेज को हैंडल करने से ये एरर आ सकता है। अब एरर दो तरह के दिए हुए हैं इसमें, एक पॉजिटिव टाइप का एरर है और एक नेगेटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव एरर में क्या होता है, ध्यान से देखें इस डायग्राम को, इस डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। जब भी while using that screw gauge, first what we will do, हम A पॉइंट यानी स्टड और स्पिंडल यानी B पॉइंट को कांटेक्ट में लेकर आते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग द रैचेट। रैचेट को रोटेट करने की हेल्प से हम क्या करते हैं, A और B पॉइंट जो स्टड और स्पिंडल हुआ करता था, अगर मैं पुराने डायग्राम में जाऊं तो मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। वेट अ सेकेंड। हाँ, अगर मैं इस ए और बी पॉइंट को कांटेक्ट में लेकर आऊं और रेशेट की हेल्प से रोटेट करने से, जब ये मैं एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर मैं देखूं कि मेरा जो मेन स्केल है बेस लाइन पे और जो मेरा सर्कुलर स्केल है वो एक दूसरे का जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा है, यानी कि मेरा जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो बेस लाइन से कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण से एरर आता है। अब अगर बेस लाइन के नीचे है मेरा जीरो मार्क, बेस लाइन के नीचे है मेरा जीरो मार्क, या फिर ये मैं कह लूं कि जो मेरा सर्कुलर स्केल है वो इस जीरो मार्क के पहले ही रुक गया है और आगे नहीं बढ़ सकता, तो जो जीरो मार्क है वो बेस लाइन के नीचे है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी एरर होगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एरर। और इस पॉजिटिव एरर का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कैलकुलेशन करने का। वो ये कि हम देखते हैं कि बेस लाइन से कौन सा वाला डिवीजन सर्कुलर स्केल का कौन साइड कर रहा है। तो जैसे अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम में जो फिफ्थ डिवीजन है सर्कुलर स्केल का वो बेस लाइन से कौन साइड कर रहा है। ठीक है, अब ये फिफ्थ नंबर ऑफ डिवीजन में हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट जो हमारा आया हुआ है स्क्रू गेज का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, लीस्ट काउंट जो है 0.001 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर था, उसमें हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है वो पॉजिटिव एरर आया है। और पॉजिटिव एरर कैसे पता चला ये आया हुआ है, क्योंकि वो जीरो मार्क ऑन द बेस लाइन से, बेस लाइन के जीरो मार्क से, या फिर मैं कह लूं बेस लाइन से जो सर्कुलर स्केल का जीरो मार्क है वो नीचे की तरफ लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया पॉजिटिव एरर के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव एरर, नेगेटिव जीरो एरर के बारे में। तो नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, जब हमारे सर्कुलर स्केल का, अगेन ये वाला डायग्राम रेफरेंस के लिए हम देख सकते हैं, अगर हमारा जो जीरो मार्क है किसका, सर्कुलर स्केल का, जो मेन स्केल का बेस लाइन है उससे ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, और वो भी कौन से वाले कंडीशन में, जब हमने स्पिंडल और स्टड को कांटेक्ट में ला दिया है। स्पिंडल और कांटेक्ट में लाने के बाद अगर मेरा जीरो मार्क ऑफ द सर्कुलर स्केल बेस लाइन से ऊपर लाई करता है, बेस लाइन से ऊपर की तरफ होता है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। और इस नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, अगेन हम चेक करेंगे कि कौन सा वाला जो हमारा डिवीजन है, कौन सा वाला मार्क जो है बेस लाइन से कौन साइड कर रहा है सर्कुलर स्केल का। इस पर्टिकुलर डायग्राम में 95th डिवीजन है सर्कुलर स्केल का जो बेस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं, नेगेटिव जीरो एरर के लिए ये चीज फॉलो होगी, बस हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स जो सर्कुलर स्केल में थे उसमें से जो मार्क या जो डिवीजन बेस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इसके बाद से हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होता है 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। और नेगेटिव साइन इसलिए रखा जाता है टू लेट अस नो दैट दिस एरर वाज नेगेटिव जीरो एरर। अब ये दोनों जीरो एरर आ गया मेरे पास, पॉजिटिव जीरो एरर या फिर नेगेटिव जीरो एरर।
अब हमें अगर कोई अपनी रीडिंग को करेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जर्व्ड डेटा जो भी होगा, जो भी ऑब्जर्व्ड डेटा हमारे पास आया है उसमें से हम एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे विथ साइन। विथ साइन बात बोलना जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से मैंने पॉजिटिव जीरो एरर को तो माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब्ट्रैक्ट कर दिया, करेक्ट रीडिंग आ गई। अगर मैंने नेगेटिव जीरो एरर को भी विदाउट साइन मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो एरर और बढ़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एरर का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए उससे रीडिंग मेरी कम आई है, तो उसको मुझे इंक्रीज करना है। नेगेटिव जीरो एरर का यही मतलब होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे हम स्क्रू गेज को यूज करते हैं इन लेबोरेटरी। हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि हम कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू जाते हैं, और समझ में आता है मेरे को कि हम किसी भी वायर का या फिर पेपर का थिकनेस या फिर डायमीटर हम कह ले वायर का पता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को हम एक बार पढ़ लेते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम ध्यान से देखें तो ये करंट रीडिंग है स्क्रू गेज की, और इस करंट रीडिंग का वैल्यू अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इसके बारे में हमें बात करना है। तो यहाँ पे मैं ध्यान से देख सकता हूँ बेस लाइन जो ये जा रहा है 0, और बेस लाइन पे जो मेन स्केल है 0 1 2, 0 1 2 मिलीमीटर को बेस लाइन पे जो मेन स्केल है उसको तो मेरे सर्कुलर स्केल ने क्रॉस कर दिया है, लेकिन मेरा सर्कुलर स्केल कहाँ पे जाके रुका हुआ है, मार्क नंबर 2 और मार्क नंबर 3 के बीच में। अब मार्क नंबर 2 और मार्क नंबर 3 के बीच में कौन सा वाला मार्क बेस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है, ये हम देखेंगे। इसका मतलब ये है जो मेरा जो करेक्ट रीडिंग होता है, वो करेक्ट रीडिंग या फिर टोटल रीडिंग जो होता है वो होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग है 2 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे पता करेंगे हम, सर्कुलर स्केल की रीडिंग में कौन सा वाला मार्क कॉन्साइड कर रहा है बेस लाइन से, तो मैं देख सकता हूँ 55 के बाद आता है 56, 57, 58, 59, 60, यानी 57th मार्क जो है, सॉरी 56th मार्क जो है वो कॉन्साइड कर रहा है बेस लाइन से। और इस स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 2 मिलीमीटर प्लस 56 इंटू 0.01 सेंटीमीटर अगर मैं कर दूं तो मेरे पास 0.01 मिलीमीटर मैं कर दूं तो मेरे पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से मैं कहता हूँ 0 1 2 मिलीमीटर मेरी रीडिंग आ गई है। सर्कुलर स्केल में 55 56 वाला जो मार्क है वो कॉन्साइड कर रहा है, यानी 56 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, ये भी मिलीमीटर में मिल गया और 2 मिलीमीटर भी मेरे को मिलीमीटर में ही मिला है, यानी 2 मिलीमीटर प्लस 56 इंटू 0.01, 0.01 इंटू 56 क्या हो जाएगा 0.56, यानी 2.56 मिलीमीटर जो है हमारी करेक्ट रीडिंग है। और इसी को अगर मुझे सेंटीमीटर में करना है तो 0.256 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। आई होप ये चीजें जो मैंने अभी भी बताई है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट एरर है बैकलैश एरर, जिसके बारे में जनरली लोगों को समझ नहीं आ पाता, मुझे नहीं पता क्यों। सी हम लोग जनरली जब किसी स्क्रू को क्या कहते हैं फिक्स करते हैं या फिर ओपन करते हैं तो हमने ऐसा देखा होगा कि समटाइम्स हम उसको जब रोटेट कर रहे होते हैं, व्हाइल रोटेटिंग दैट स्क्रू, वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जिस भी डायरेक्शन में हम उसको मूव कर रहे हैं डिपेंड करता है, तो वो अपना मूवमेंट नहीं शो कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? सी क्या होता है, जैसे मान लो मैं क्या कहते हैं एक बॉटल का कैप को उसके ऊपर फिट करता हूँ, तो कभी कभार मैं बॉटल के कैप को तो रोटेट करता हूँ बट फिर भी वो उसके अंदर टाइट नहीं हो रहा, मतलब वो उसके और आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? समटाइम्स ड्यू टू द वियर एंड टियर ऑफ थ्रेड्स। वियर एंड टियर ऑफ थ्रेड्स का क्या मतलब है, आप बोर्ड पे देखिए, ये जो थ्रेड्स बना हुआ है ना, इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें प्रॉब्लम कैसे आता है कि हो सकता है ये थ्रेड कहीं से मिस कर गया, या फिर ये कुछ कहीं गलत हैंडलिंग की वजह से इस थ्रेड में कोई खराबी आ गई, या फिर ये कह लो ये मिस हो गया। मिस हो गया मतलब प्लेन हो गया, ब्लंट हो गया, इसका थ्रेड काम नहीं कर रहा है। तो इसका थ्रेड के काम नहीं करने के कारण से जब हम व्हाइल रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थिम्बल, यानी कि जब भी हम क्या कहते हैं रैशेट की हेल्प से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं,
तो जिस तरीके से स्क्रू को बिहेव करना चाहिए, जैसे कि अगर हम बैकवर्ड रोटेशन कर रहे हैं तो उसको पीछे की तरफ आना चाहिए, वो अचानक से नहीं आता है, या फिर कुछ रोटेशन के बाद से वो रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। मैं फिर से बताता हूँ। ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ थ्रेड्स, जो थ्रेड है उनके ब्लंट या मिस हो जाने के कारण से ऐसा देखा गया है। रैचेट या थिम्बल के रोटेशन पे, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेशन पे, जो स्क्रू है जिसको बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करना चाहिए, वो मूव नहीं करता है कुछ सर्टेन रोटेशन तक, फिर अचानक से वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर ऐसा कोई केस आ रहा है मेरे स्क्रू गेज के साथ, तो मैं इस तरह के एरर को मैं बैकलैश एरर कहूंगा। ठीक है। अब इसका मतलब सही करने का तरीका, या फिर ऐसा अगर किसी स्क्रू गेज में प्रॉब्लम है तो उससे हम सही रीडिंग कैसे ले सकते हैं, तो उसका सही रीडिंग लेने का तरीका ये है कि हम कोशिश करें कि हमारा जो रोटेशन है थिम्बल का या रैचेट का, वो केवल एक ही डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। अगर केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन की जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये जो प्रॉब्लम है बैकलैश एरर का वो आएगा ही नहीं। और अगर मेरे को जरूरत पड़ता है कि नहीं मेरे को बैकवर्ड रोटेशन करना है, तो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करके, यानी कि बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इफ वी रोटेट आवर रैचेट टू मेक इट फॉरवर्ड, उसके बाद से अगर हम बैकवर्ड रोटेशन करेंगे तो जो हमारा एरर है वो कम हो सकता है। ठीक है।